हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट्स। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कुछ दिन के लिए मैं वीडियो जो है वो डाल रहा था, उसमें कुछ दिक्कत हो गया था। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह मेरा होने लगा था बिहार दरोगा के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों को आपको मेरा पिछले वाला सेक्शन जो है वो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए अब जो है खिलजी वंश जो है उसमें पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है मैंने आपको हिस्ट्री इसके प्लेलिस्ट में बहुत सबका लिंक दे रखा है, और आप मेरे जो है वो वीडियो में प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश मैंने पढ़ा दिया है, खिलजी वंश चलिए पढ़ते हैं। तो खिलजी वंश जो है उसका जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसा कि ये लगभग 30 साल था, यानी सबसे कम जो है वो इसी वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। 84, 30, 94, 37, 75 ये बीच का टेन्योर है। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश जो है वो किया था। उसके बाद लोधी वंश के बाद जो है उसके बाद बाबर जो है वो मुगल वंश का जो है वो स्थापना करता है भारत में। तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1230 के बीच में जो है वो दिल्ली सल्तनत पे आश्रित हुआ था। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक था, जैसा कि आप देख सकते हैं। लगभग कितने वर्ष का है? 30 वर्षों का है, ठीक है। तुर्कों की 64 नस्लों में से एक, यानी तुर्की जो है उस समय तुर्कों जो है खलीफाओं का देश कहा जाता था, जहाँ से मुस्लिम इस्लाम जो है वो मॉनिटर होता था, यानी वहाँ पे धार्मिक लोग रहते थे इस्लाम के। 64 यानी तुर्कों की 64 नस्लें में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके की थी। तो गुलाम वंश के लास्ट शासक कौन हुए? क्यूमर्स। और उसके बाद जो है खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो आप दोस्तों इसको रिलेट करके याद कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम है 22 सितंबर को 20 को, इसमें पूछा जाता है मिलान करने वाला में कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसकी हत्या कर जो है वो खिलजी वंश की जो है वो स्थापना किया था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि उसको मार के ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार के उनकी बेटी से निकाह करके उसके बाद वो संस्थापक बने थे, जो कि पद्मावत जो फिल्म हम लोग देखे थे उसमें दिखाया गया है। शिहाबुद्दीन खिलजी उसके बाद आए। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी उसके बाद 1316 से 1320 के बीच में आए। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरह शाहजी आए थे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं, चलिए। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, और उसके राज्यारोहण में क्या था? जलालुद्दीन खिलजी ने तत्काल शासक क्यूमर्स, जो कि गुलाम वंश के लास्ट शासक की हत्या करके 1290 में किलोखरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलोखरी में स्वयं को सुल्तान किसने घोषित किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की थी, गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके। उसके बाद इसकी राजधानी की विशेषता पर रहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबार द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में हुआ था, और इनके अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था, ठीक है। राज्याभिषेक कैकुबार द्वारा बनाए गए। अब जलालुद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था 1290 में। कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था, सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया था, ठीक। उसके बाद है रणथंभौर अभियान। 1291 में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपने अभियान वापस ले लिया, और यहाँ का शासक हम्मीर देव था, ठीक है। उसके बाद मंगोलों का आक्रमण हुआ, जो कि एक फेमस आक्रमण है। 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोल का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुआ था।
उसके बाद सिलसिलेवार तरीक़ों से, जैसे सिद्धि मौला, मैं इतना डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको ये बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी और रेलवे एसएससी सभी में काम दे देगा इसके लिए। और मेरा भी बीपीएससी का एग्ज़ाम है, आपको इस वीडियो को बनाने का मेरा भी मकसद है कि मैं भी कुछ हिस्ट्री वगैरह का कुछ पार्ट्स जो मैं नहीं जानता हूँ उसको भी जान जाऊँ। सिद्धि मौला को मृत्युदंड, सिद्धि मौला एक सूफी संत थे, ठीक है। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण मृत्यु दंड दिया गया था सिद्धि मौला को। अब सिद्धि मौला कौन थे? एक सूफी संत थे। देवगिरी अभियान 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ था। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया था। और इसी के समय जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गए थे और उसका जो हीरा है वो ले लिया गया था, जिसके कारण वहीं पे उनका गर्दन कलम कर दिया गया था। सुल्तान की हत्या 1296 में करा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर उनकी बेटी से शादी कर जो है वो फिर से शासक बना था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उनके भतीजे और दामाद, यानी भतीजे जो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे हुए अलाउद्दीन खिलजी और उनके दामाद ही बन गया, मतलब उनकी बेटी से शादी हो गया था, ने कर दी। और 22 अक्टूबर 1296 में यह दिल्ली का सुल्तान बन गया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। ये फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसास्प था। इसने अपने सिक्के में सिकंदर सानी अथवा द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो ये सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि बहुत बार पूछा गया है पीसीएस का एग्ज़ाम में, रेलवे एसएससी। और वो द्वितीय दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जो द्वितीय सिकंदर का उपाधि धारण किया था, या फिर सिकंदर ये सानी सिक्के पर किसने चलवाया था? यह एक नया धर्म चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा उसको बोलते हैं जो मुस्लिम विद्वान रहते हैं, स्कॉलर, सभी राजाओं सुल्तानों के दरबार में रहते थे के कहने पर इसने अपना निर्णय बदल दिया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और अस्थाई सेना की नींव डाली थी, यानी नगद वेतन के रूप में देता था और अस्थाई सेना की नींव डाली, यानी एक सेना को संगठित कर उसको एक किले में की सुरक्षा और एक सेना के रूप में सुसज्जित किया था। नहीं तो पहले गांव ग्राम के आदमी को जब युद्ध होता था तो उनको बुलाया जाता था लड़ने के लिए। घोड़ा दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी नहीं की थी। यानी आप कोई भी आदमी, आप उस समय जो भी आदमी रहे होंगे तो घोड़ा दागने की प्रथा को देखते हुए यह पहचान जाता था कि यह दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। साथ में सैनिकों के हुलिया, यानी सैनिकों का ड्रेसअप जो हम लोग अभी नया मूवी में देख रहे हैं, तो सैनिकों को हुलिया जो है वो चेंज करने का प्रयास जो है वो लिखने का प्रथा इसी ने ही चालू किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भू राजस्व कर बढ़ाकर 50% कर दिया था, यानी 1/3 से 50%, 1/2 कर दिया था। इसने लूटे हुए धन, जिसे खुम्स कहा जाता है, खम्स नहीं होगा, खुम्स होगा, कहा जाता है, उसमें सुल्तान की हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75%, यानी 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया था, ठीक है। अलाउद्दीन के प्रमुख सेनापति थे जफर खां, नूर सतन खां, उलूग खां, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मलिक काफूर जो कि एक क्या था, एक ट्रांसजेंडर थे, और ये जो है वो रतन सिंह जो थे वो उनके यहाँ जो जीतने गए थे तो इसमें बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसा मान्यता है कि इसके साथ इनका जो है शारीरिक संबंध भी बनाया गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में ख़रीदा और इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार भी, यानी 1000 दिनार भी कहा जाता था, ठीक है। लाख बक्स 1 लाख दान करता था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन 1000 दिनार जो है वो कौन कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति मलिक काफूर थे उनको कहा गया था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल का आक्रमण हुआ, तो मतलब जो है 1297 में कादर खां के नेतृत्व में और उगलू खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया, यानी
उलूग खां जो था वो कादर खां को पराजित किया। फिर 1299 में मंगोल के नेता सल्दी थे, जफर खान के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया, यानी सल्दी को पराजित कर दिया गया था। फिर 1299 में कुतलुक ख्वाजा ने जफर खान ने पराजित किया, यानी सब में इनकी जो है जीत हुई थी। और 1303 में तरगी बेग सल्तनत सेना ने पराजित किया। तरगी बेग को सल्तनत सेना जो तुर्की सेनापति थे उसको वो पराजित किया था। फिर 1305 में अली बेग, तरकत एवं तरगी बेग दोनों मिलकर लड़े और मलिक नायक के नेतृत्व में सेना ने तीनों को पराजित कर दिया। फिर 1306 में कुबक लड़ने के लिए आया, फिर मलिक काफूर ने इसको पराजित कर दिया था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 इनका टेन्योर में बहुत सारे काम हुए। उसमें विद्रोह क्या था, 1301 में उसने विरुद्ध 3 विद्रोह हुए थे, अकत खां का विद्रोह, उमर खां एवं मंगू का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। ये विद्रोह पूछा जाता है। फिर उसमें अध्यादेश लाया था, मतलब एक सशक्त मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बरीद तथा मुनहिया या जासूस नियुक्त किए थे। दिल्ली सल्तनत में अमीरों के पारस्परिक मेल जोल और विवाह संबंधों पर रोक लगाए थे। अमीर के पारस्परिक मेल जोल और विवाह संबंध पर रोक लगा दिया गया था। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगाया गया था। अनुदान में दी गई भूमि इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ली जाएगी, यानी जिनके पास अधिक संपत्ति धन है उनको कर भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। तो उत्तर भारत अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया था, जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को जीत कर भी अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अपनी अधीनस्थता स्वीकार करवाना, अपने अधीन शासक करने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद गुजरात विजय। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था और 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया वहाँ से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उस समय क्रूर और बहुत बड़ी सेना थी। और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लिया। वो जो है कौन भागा था, कर्ण बघेला। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। लेकिन दोस्तों रणथंभौर विजय अभियान जो है, यहाँ का शासक हम्मीर देव थे, जिसने 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हम्मीर देव के मंत्री रनमल के विश्वासघात के कारण 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को भी जीत लिया था। यानी भारत में लगभग जितने भी युद्ध लड़े गए हैं और पराजित हुए हैं उसमें किसी न किसी का जो है सेनापति हो, चाहे बड़ा जो नेता, बड़ा जो अधिकारी थे, उसका कहीं ना कहीं घुसखोरी या फिर जो है उस की बात की गई है। 1303 में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया था और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया। किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। जौहर होता है जब पति युद्ध में जाता है और सूचना मिलता है कि आपका पति जो है वो युद्ध में मारा गया है, तो पत्नियां जो है वहाँ पे आग जलाती है और उसमें अपने आप को आत्मदाह कर लेती है। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। मालवा के विजय जो है उस समय, तो चित्तौड़गढ़ का कौन था दोस्तों, रानी पद्मावती रानी थी और रतन सिंह को पराजित कर दिया गया था। किंतु रानी पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान को तेज किया था, लेकिन वो जौहर व्रत का पालन करते हुए वो अपने आप को आत्मदाह कर ली थी। उसके बाद मालवा विजय 1305 में हुआ। इस समय यहाँ का शासक महलव देव थे, जो 1305 में मालवा का अभियान हुआ। इसमें महलव देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया था। उसके बाद जो है दोस्तों दक्षिण भारत का जो अभियान आया था उसमें देवगिरी आया था, जो कि फेमस है। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे, जो 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया था। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और राय
राजा की उपाधि धारण की। उस समय सूझबूझ का परिचय देते हुए, क्योंकि अगर उस समय होता था कि कोई भी अगर राजवाड़े या राज्य कोई आपके बगल में बड़ा है तो उसे पारिवारिक संबंध बना लीजिए, जिससे कि उस राजवाड़े का भी जो है वो कल्याण हो जाए। साथ में दक्षिण भारत के अभियान में तेलंगाना अभियान 1309 से 1310 में हुआ था। इस समय तेलंगाना का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनस्थता स्वीकार कर ली, यानी तेलंगाना अभियान। होयसल राज्य का आक्रमण 1311 में हुआ था। इस समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इसने भी सुल्तान की अधीनस्थता स्वीकार कर ली थी। लगभग बहुत बड़ी सेना थी इसके पास। उसके बाद पांड्य राज्य पर आक्रमण किया 1311 में। इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्य था। इसकी राजधानी मदुरई थी। पांडवंश की मदुरई थी और मछली इसका चिन्ह था। 1311 में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगा। यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट किया। और दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनस्थता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खिलजी का जो है बाजार नियंत्रक नीति, क्योंकि इतिहास में इसकी बाजार नियंत्रक नीति जो है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। और साथ में इससे मेंस में यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस में क्वेश्चन बनता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? इसके संदर्भ में बनी उल्लेख करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लाई गई थी, क्योंकि इसकी सेना अस्थायी सेना थी और इसके भोजन और पालन पोषण के लिए एक समग्र एक समान रेट होना जरूरी था। साथ में बाजार नियंत्रण नीति 2 सिद्धांतों पर आधारित थी। उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, ठीक है, बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी न हो। तो बाजार की जो है वो 2 सिद्धांत पर आधारित थी। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए थे, जिसमें मंडी हम लोग अभी भी बोलते हैं। यह अनाज का बाजार था। मंडी में अनाज का बाजार लगता है। इससे संबंधित 8 जब्ता यानी अधिनियम थे। पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित था। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने सहनाए मंडी की नियुक्ति की थी और जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था की थी। साथ में अगर कोई भी दुकानदार अनाज कम देता है तो जितने अनाज कम देंगे, जैसे 1 किलो में अगर 100 ग्राम कम अनाज है तो ऐसा फरमान जारी किया गया था कि अगर जितना अनाज कम होगा उतना उसके शरीर के मांस को काट लिया जाएगा। तो जिससे कठोर नीति था, जिसमें आपको जो है वो नीति लागू हुआ था। साथ में सराय अदल न्याय का स्थान था। इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। यह एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियाँ, घी, चीनी इत्यादि बिकता था सराय अदल में। उसके बाद घोड़ा, दास एवं मवेशियों का बाजार, इससे संबंधित सामान्य नियम थे। पहला नियम किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण करना। दूसरा नियम दलालों पर कठोर नियंत्रण करना। उसके बाद सामान्य बाजार था। आम जरूरत की वस्तु बिकती थी, जैसे कि सब्जी, मिट्टी के बर्तन। इसका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर आधारित किया गया था। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण का कुछ कार्य देख लेते हैं। जैसे अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला जो है दिल्ली में किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंभा महल दिल्ली में वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और खुद उसका प्रति शासक बन गया। लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। ठीक है। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 20 के बीच में इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी ने। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर एवं कभी कभी निर्वस्त्र यानी नंगा भी आ जाया करता था।
तो पूछा जाता है जो मुबारक शाह खिलजी कौन सा ऐसा शासक था जो कभी कभी दरबार में निर्वस्त्र आ जाता था या मानसिक संतुलन उसका नहीं था। इसके बाद इसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया। साथ में नसरुद्दीन खुसरो शाह जो है वो नसरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक बस कुछ ही दिन शासन रहा। उसके बाद उसकी हत्या करवा दी और खिलजी वंश खत्म हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू में कुछ जैसा कि इसके पहले मैंने बताया है कि गुलाम वंश पढ़ा दिया था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुलाम वंश का संस्थापक देखिए इसमें गलती छप गया है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, ऐबक है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसको अली और गुरसप्पा के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक काल किस वंश का रहा? तो खिलजी वंश का रहा, यानी 1290 से 1320, यानी 30 साल रहा था। गुलाम वंश का कितना रहा था दोस्तों? 84 साल। और खिलजी का 30 साल और तुगलक का 94 और सैयद का 37, लोधी का 75, यानी 84, 30, 94, 37, 75, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी किस शासक की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बना था? यानी अपने चाचा का, यानी जलालुद्दीन खिलजी का। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन जो है वो कुतुब मीनार का है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसने मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसमें किसका हुआ था आप बताइए? अल्प खां का। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने, यानी धर्म के विशेषज्ञों ने उसे विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने चालू करना चाहता था। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था दोस्तों? मुबारक शाह खिलजी, जिसको पागल मतलब मानसिक रूप से जो है वो मानसिक रूप से पागल घोषित किया गया था, जो कभी कभी निर्वस्त्र भी आया जाया करता था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिल जाए।